Today we will discuss about decision making techniques, steps of decision making, and then concept of contribution and BEP को भी हम इसमें देखने वाले हैं. So hello guys, welcome to the CMA finalist. Myself Jyoti. Let's start with decision making. First, we have to know that decision making क्या होता है. Decision making एक outcome result है. ओके जो कि एक प्रोसेस के थ्रू आता है जिसमें हम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स को लेकर के उनको इवेल्युएट करते हैं एंड देन उनमें से हम बेस्ट को चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं. ओके तो सम इंस्टेंसेस ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस डिसीजंस आर, ये हमें डिसीजन में हेल्प करते हैं. ये सारे के सारे मेथड्स दिए हुए हैं विच इज मेक और बाय, चेंज द प्रोडक्ट मिक्स, टेक और रिफ्यूज ऑर्डर्स, प्लेस स्पेशल ऑर्डर्स, एक्सपर्ट वर्सेस लोकल, शट डाउन और कंटिन्यू, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट. ये सारे के सारे मेथड्स हैं और इस चैप्टर के अंदर हम इन सब से रिलेटेड सेपरेट सेपरेट प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं. ओके तो जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये आपके माइंड में और अच्छे से कवर हो जाएंगे. तो एक फेमस अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई took the one less traveled by and then that has made all the differences. वो कहते हैं कि एक जंगल में जाने के लिए दो रास्ते हैं. उन दो रास्तों में से मैंने एक रास्ता ले लिया जो कि मेरे लिए छोटा पड़ रहा था, जहां पर मुझे कम ट्रेवल करना पड़ रहा था. तो मतलब वो उसके लिए इजी था. मतलब ऐसी चीजें, आपको दो रास्ते दिख रहे हैं, उनमें से एक को आपको चूज करना है जो कि आपको पता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान होता है. लेकिन कई बार जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो इतने ज्यादा इजी नहीं होते हैं. उन डिसीजन को लेने के लिए हमें पूरी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है. तो हम इसमें वही अपनी प्रोसेस देखने वाले हैं अभी. तो जो डिसीजन मेकिंग है उसकी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं, जो कि कॉमनली यूज की जाती है जो लीडर्स होते हैं और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को. जो वो क्वेश्चंस हम रेज करेंगे जिनका हमें आंसर चाहिए. मीन्स हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम ये है, तो पहले हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेरीज बनाएंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देन गैदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. हमें पता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ कि ये हमारी प्रॉब्लम है. यहाँ पर जैसे कि इसने एक एग्जांपल दिया है प्रॉब्लम से रिलेटेड ट्रेन का, कि जैसे हमारी ट्रेन होती है वो स्टेशन को छोड़ने से पहले ही अगर पटरी से उतर जाए तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? नहीं. तो वैसे ही हमारी प्रॉब्लम होती है, अगर हम प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे. जो भी हम डिसीजन लेंगे वो पक्का है कि सही नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ही अच्छे से डिफाइन नहीं है. हमें यही नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ना ही उसको हम सॉल्व कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, उस पर हमें पूरा फोकस करके पूरा टाइम लगा करके हमें एक क्वेरी तैयार करनी चाहिए, क्वेश्चनेयर बनाना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. देन उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए. हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारी प्रॉब्लम्स को, अब हम उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे. वो कैसे करेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेज से भी कर सकते हैं, इंटरनल असेसमेंट से भी कर सकते हैं. इंटरनल में तो हमारे वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाली चीजें आ जाती हैं जो हमारे डिसीजन को रिलेट करती हो, या फिर जिससे हमें ये लगता हो कि हमारा डिसीजन इससे सक्सीड होगा या फेल होगा. उन एरिया से रिलेटेड जो हमें डिसीजन लेने होते हैं वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से हम ले लेते हैं. उसके बाद है एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? हमारा मार्केट रिसर्च है, इन सम केसेस इवेलुएट द एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स. तो ये सब चीजें क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा हम जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमारी प्रॉब्लम को रिलेट करती है उनको एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स. हमने प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं. मीन्स जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका एक ही अल्टरनेटिव हो, उसके कई सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है
कि अगर आप सोशल मीडिया में एंगेज होना चाहते हैं तो उसमें टू टाइप्स की आप इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। एक तो पेड सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, सेकंड इज ऑर्गेनिक सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। ऑर्गेनिक सोशल मीडिया स्ट्रेटजी क्या होता है? ऑर्गेनिक में वो होता है जैसे हम किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहां पर सारे फीचर्स हमें पेड में नहीं मिलते, कुछ वो खुद से प्रोवाइड करती है वो ऐप या फिर जो भी सोशल मीडिया हम गो थ्रू कर रहे हैं जिसके थ्रू, वो सारे पेड नहीं होते, कुछ फीचर्स उसके फ्री में होते हैं, फ्री प्रोवाइड करते हैं वो हमें कुछ सोर्सेस। तो जो हमें फ्री में मिल रहे हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। और जो जिनके लिए हमें पे करना पड़ रहा है, जो फीचर्स हम ले रहे हैं जिनके लिए पे करना पड़ रहा है, वो पेड सोशल एडवर्टाइजर के अंदर आता है। और हम उनका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं दोनों का। ठीक है, तो हमें अल्टरनेटिव्स को भी ध्यान में रखना है कि ये हमारे पास अल्टरनेटिव है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें एडवर्टाइज करनी है तो किस टाइप की करनी है, ऑर्गेनिक करनी है, पेड वाली करनी है, या फिर हम कंबाइन भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इवेल्युएट द एविडेंस। जो हमने एविडेंस इकट्ठा की है आप उनको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं, जो हमारे मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। देन हम उनको, जो हमारी कंपनी की पास्ट हिस्ट्री रही है, जो हमारी कंपनीज की पास्ट हिस्ट्री रही है उसमें से हम डाटा को उठाएंगे। उसमें देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या विन किया है आज तक और क्या क्या लॉसेस किए हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम इवेलुएट करेंगे अपने एविडेंसेस को। देन चूज फ्रॉम अल्टरनेटिव्स। जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं, हमने इवेलुएट कर लिया अपने हर एक अल्टरनेटिव्स को। अब जो लास्ट में हमारे अल्टरनेटिव्स बचे हुए हैं वो उनमें से चूज करेंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। अल्टरनेटिव्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। यू हैव आइडेंटिफाइड एंड clarified what decision needs to be made, gathered all relevant information, and developed and considered the potential paths to take. You should be prepared to choose. Okay. Next is implement the choice. जो हमने alternatives को सिलेक्ट कर लिया, अब हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। वंस यू मेड योर डिसीजन, जब आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ हम ये इंटरनेट रखने वाले हैं, तो उनको अपने एप्स में इन्वॉल्व करेंगे, जो हम काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व करेंगे, एक प्लान को डेवलप करेंगे और उसको अचीवेबल बनाने की कोशिश करेंगे और उसको असाइन कर देंगे अपनी टीम को कि हाँ हमने ये प्रोसेस तैयार किया, आप इसको अपने वर्क के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। देन रिव्यू द रिजल्ट्स। जब हम उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए दे देते हैं टीम्स को, तो हमें टाइम टू टाइम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखना चाहिए, एक ऑनेस्ट लुक देना चाहिए उस डिसीजन को कि क्या जो हमने प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए गोल्स बनाए थे, जो हमने प्रोसेस बनाई थी, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं, क्या वो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रही है। Did you answer the question? Did you meet your goals? If so, take note of what worked for future reference. If not, learn from your mistakes and you begin the decision making process again. है ना? अगर हम मीट कर पा रहे हैं तो ठीक है, हम फ्यूचर में उसके ऊपर काम करते रहेंगे और उसको और अच्छा बनाने की, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम नहीं पूरा कर पा रहे अपनी मिस्टेक्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, देन हम क्या करेंगे? हम दोबारा से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाएंगे और ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यूस चलती रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर पूरा समझते हैं। जैसे marginal costing techniques has given birth to concept of contribution, where contribution is calculated as sales revenue less variable cost. contribution, जब हम सेल्स में से हमारी वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो जो बचता है वो हमारा खाता है कंट्रीब्यूशन आता है। ऐसे ही कंट्रीब्यूशन में बी डिफाइंड एज द प्रॉफिट बिफोर द रिकवरी ऑफ द फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन को हम कैसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि जब हम प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट बचता है। तो ये सब यहाँ पे यही डिफाइन किया हुआ है। जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करके हमारी पीवी रेशियो निकल जाती है, इसको हम पीवी रेशियो से डिनोट करते हैं। देन सेल्स, सेल्स कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो।
अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम बुक के एग्जांपल पर जाएंगे, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। Okay? तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए हमारी सेल्स है 50,000। देन हमारी वेरिएबल कॉस्ट 30,000। देन फिक्स कॉस्ट 10,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स जो कि 50,000 है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन विच इज 20,000। देन कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट विच इज 10,000, तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट। और लॉस भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ओके, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो निकल करके आता है। तो ये था हमारा कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अब हमें पता होना चाहिए कि बीईपी कैसे निकलता है, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में बीईपी को भी हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बीईपी निकालने से पहले हमें पीवी रेशियो निकाल लेनी चाहिए। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। देखो पीछे हमने देखा था पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है 20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स कितने हमारी 50,000 इनटू 100। तो पीवी रेशियो 40%। अब हम निकालेंगे बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 10,000, एंड पीवी रेशियो जो हमने अभी भी सॉल्व किया 40% इनटू 100। तो हमारा बीईपी क्या निकल के आया, 25,000। मीन्स बीईपी क्या होता है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। यहाँ पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ये हमारी बीईपी सिचुएशन है। अगर हम 25,000 तक की सेल करते हैं तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन मिलेगी। अब ये था अमाउंट्स के अंदर। बीईपी हम अमाउंट में जब हमें कैलकुलेट करनी होती है बीईपी, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमें बीईपी यूनिट्स में निकालनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, अब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी, 10,000। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यूनिट्स कितनी है हमारी। अब मान लीजिए यूनिट्स है हमारी 50, 50 यूनिट्स है, 50 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 20,000 डिवाइडेड बाय 50। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 50, 400 यूनिट्स।
हमारी 400 यूनिट्स आ गई। अब हम फिक्स कॉस्ट 10,000 एंड देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 400, बीपी इन यूनिट्स 25। इस जब हम 25 यूनिट्स बनाएंगे तब हमें बीईपी की सिचुएशन मिलेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन मिलेगी। आप इधर से भी देख सकते हैं, जैसे 50 यूनिट्स थी हमारी, 50,000 सेल कर रहे थे हम लोग। अब बीईपी के लिए अमाउंट कितनी निकल के आई, 25,000, विच इज हाफ ऑफ सेल। ओके, देन इन यूनिट्स में अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारी 50 यूनिट्स है, तो ये भी ऑब्वियस है कि ये हाफ ही होगा, बट ये सब में नहीं चलेगा, इसलिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वन मोर थिंग, सेल्स, सेल किसके बराबर होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, इन सबको मिला करके क्या आती है, हमारी सेल निकल के आती है। आई होप कि आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेल, सेल हमारी नंबर्स 900 है, ये क्या है, हमारी यूनिट्स। सेलिंग प्राइस 7 लाख पर पीस, 7 लाख है सेल हमारी। तो ये कैसे आई हमारी सेल, 7 लाख इंटू 900 which is 6,300 in lakhs, this amount in lakhs, in lakhs। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, बट ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम ये लैक्स में ही रखते हैं। देन वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है, रॉ मटेरियल है 4,34,000, वेरिएबल एक्सपेंसेस है 1,26,000 एंड हमारे टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 5,60,000 के हमारे टोटल एक्सपेंस हो गए। अब हमारा सेलिंग प्राइस कैसे निकाला है इन लोगों ने, सेलिंग प्राइस हमारी टोटल एक्सपेंस है 5,60,000, ओके, और हमारी टोटल सेल कितनी है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है 7 लाख, which is 80, ये हमारे 80 रुपीज आ गया, ओके। देन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी सेल्स कितनी है, 7 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 5,60,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर पीस कितना आ गया, 1,40,000। देन टोटल, हमें अभी टोटल भी पता होना चाहिए पर लैख। अब 1,40,000 है कंट्रीब्यूशन हमारा पर पीस, दिस इज पर पीस, हमें चाहिए टोटल, यूनिट्स कितनी है 900 इज यूनिट्स। तो जब हम जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको यूनिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन निकल करके आएगा जो कि इन लैक्स, ओके। देन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 1,260 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है हमारी इन लैक्स, 6,300, 6,300 इंटू 100, तो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकल करके आएगा 20, ओके। आप इनको कैलकुलेट करके देखना, 20 निकल के आएगा। देन हमें फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 882,
हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल माइनस फिक्स कॉस्ट। अब टोटल कितना है? टोटल है 1260। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल, माइनस जो हमारी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 882। तो जो हमारा निकल करके आएगा वो हमारा प्रॉफिट है, राइट। जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल करके आता है। हमें पता है ना, अभी अभी हमने फॉर्मूले में देखा था कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बट प्रॉफिट कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। गॉट इट? नाउ यही है आगे। सेल्स हमारी इन लैक्स 6300, कंट्रीब्यूशन 1260, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सी 1260 कंट्रीब्यूशन है, 1260 हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये हमारी सेल्स है। अब हमें क्या निकालना है? पीवी रेशियो निकालनी है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? कंट्रीब्यूशन है 1260 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है? 6300 इंटू 100, तो 20 निकल करके है हमारा 20% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है जो कि 882 है। बीईपी सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? गिवन है हमें 882 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो हमारा 20%। तो हमारा टोटल निकल करके आया बीईपी सेल्स 4410। बीईपी सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स, मैंने आपको पीछे बताया ना। सी यहाँ पे हम जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो अमाउंट्स में अगर हमें पूछा है तो क्या फॉर्मूला लगता है, अगर हमें यूनिट्स में पूछा गया है तो क्या फॉर्मूला लगता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 882। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1260। बट ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है। सॉरी, हमें क्या चाहिए? हमें पर यूनिट में चाहिए, तो 900 डिवाइड करेंगे तो 1.4 आया। 1.4 तो 1.4 जब हम करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 630 बीईपी सेल्स इन यूनिट्स। ये हमारी यूनिट्स निकल करके आएंगे। ओके, हम इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसे इसमें दिया है। जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स सॉरी बीईपी सेल्स है जो हम यूनिट्स में निकालने वाले हैं, 4410 इन लैक्स। बीईपी सेल्स है जो हमारी डिवाइडेड बाय 7 लाख। 7 लाख क्या था हमारा? 7 लाख था हमारा सेलिंग प्राइस। इसने क्या किया? उसी को यूनिट्स में, बीईपी को यूनिट्स में कन्वर्ट करके यूनिट्स निकाल दी है। लेकिन हम ये फॉर्मूला भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको याद रहता है तो। ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे 4/3 एंड ऑल, इससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। प्रॉफिट कैसे निकलता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सेल्स वॉल्यूम विल रिजल्ट इन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि हमारी सेल क्या होनी चाहिए कि हमें नेट प्रॉफिट 4 लाख मिले। ठीक, उसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ बीईपी एंड प्रॉफिट प्लानिंग। द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अशोक गियर्स लिमिटेड is summarized as below. Net revenue is 80 लाख। तो साथ में लिखते हैं। नेट रेवेन्यू मीन्स सेल्स हमारी कितनी है? 80 lakhs।
लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड है? फिक्स कॉस्ट है हमारी 40 लाख, टोटल एक्सपेंस है 88, टोटल एक्सपेंस है 88 लाख, जिसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000, 40 लाख सॉरी। देन वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल एक्सपेंस माइनस फिक्स कॉस्ट, विच इज 48 लाख। ओके, नेट लॉस दिया हुआ है हमें 8 लाख का। नेट लॉस हमें 8 लाख का दिया है। द मैनेजर believes that an increase of 20 lakh as a fixed expenditure in advertising outlays will increase the sales substantially. इस मैनेजर बिलीव करते हैं कि अगर हम अपनी फिक्स कॉस्ट को 20 लाख से बढ़ा देंगे तो हमारी जो आउटले है, जो हमारी सेल्स है, वो भी इंक्रीज होगी। दिस प्लान वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, और बोर्ड ने उनके प्लान को भी अप्रूव कर दिया है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एट व्हाट सेल वॉल्यूम विल द कंपनी हैव ब्रेक इवन। तो हमें बीईपी निकालना है यहाँ पे। तो निकालना है अगर 20 लाख हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, अगर 40 लाख प्लस 20 लाख विच इज 60 लाख अगर हम कर दें तो हमारा बीईपी क्या रहेगा वो हमें दिखाना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सेल हमारी कितनी है? 50 लाख। सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दें विच इज 48 लाख, तो क्या आएगा हमारे पास? कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 80 प्लस दिस 1 2 3 5 2 7 3 32 लाख, राइट? यस, 32 लाख। देन कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं, जो कि हमारी कितनी है? 40 लाख, तो हमारा क्या निकल के आता है? प्रॉफिट या लॉस। अब यहाँ पे क्या है? लॉस की सिचुएशन है, जो कि कितनी है? 8 लाख, जो कि हमें गिवन है कि हमें 8 लाख का नेट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम पीवी रेशियो निकालें, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 32 लाख डिवाइडेड बाय हमारी सेल कितनी है? 80 लाख इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? डिवाइडेड बाय विच इज 40%। इस केस में हमारा बीईपी कितना होगा? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इंटू 100। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? सॉरी, फिक्स कॉस्ट है 40 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है? 40%। तो कितना आ जाएगा ये? 40 लाख divided by 40%, just 1 to 1 crore. Okay,
अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 40 लाख है तो 1 करोड़ हमारा बीईपी इन अमाउंट आ रहा है, जहाँ पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हमें बोला क्या है, जो हमारी रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि मैनेजर ने अप्रूव लिया है बोर्ड से, जो कि 60 लाख है, उसके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए बीईपी 60 लाख डिवाइडेड बाय 40%। पीवी रेशियो है जो हमारे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 60 लाख divided by 40%, which is 1 crore and 50। ये हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो गई। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में निकल करके आया। हम सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सी हमारा नेट रेवेन्यू 80 लाख, वेरिएबल एक्सपेंस हमारे 88, जिसमें से हमारी फिक्स कॉस्ट थी 40, तो हमारी वेरिएबल कितनी हुई 48। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 32 लाख। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मींस पीवी रेशियो कितना हुआ हमारा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 32 लाख डिवाइडेड बाय हमारी सेल्स कितने हैं 80,000, तो हमारा पीवी रेशियो कितना हुआ 40%। अब इसमें सिर्फ रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट को देखा है, जैसे 40 हमें दी गई है, 20 हमें अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी सेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। टोटल 60 लाख हमारे फिक्स कॉस्ट है, तो इसके ऊपर ब्रेक इवन सेल्स कितनी है 60 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 1 करोड़ 50 लाख हमारी सेल आ जाएगी। नेक्स्ट है, हमें निकालना क्या है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 4 लाख हो जाए। उस लेवल पे जाने के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी, तो हमारा टारगेट कंट्रीब्यूशन कितना है 60 लाख, प्लस उसमें अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है 4 लाख इज इक्वल टू हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है वो हमें निकालना है, बट हमारी फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है विच इज 60 लाख, तो ये माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगी, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल करके आएगा 60 लाख प्लस 4 लाख विच इज 64 लाख। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। जिससे हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। तो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। अब रिक्वायर्ड सेल कितनी होनी चाहिए, जो हमारा टारगेटेड कंट्रीब्यूशन है वो निकल के आया 64 लाख, और जो हमने पीवी रेशियो निकाला था विच इज 40%, तो हमारी रिक्वायर्ड सेल्स कितनी आ जाएगी 1 करोड़ 60 लाख। ओके, आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके।